बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। हुकूमत और अपोजिशन में महाजराई बढ़ने लगी। सर्द मौसम में भी सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर गर्म हो रहा है। कल शहबाज शरीफ ने लंदन में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज जवाब में हुकूमत ने शहबाज शरीफ और उनके बेटों पर करप्शन के नए इल्जाम लगा दिए। असासों में कई गुना इजाफे के दावे भी किए। लगता यूं है कि शहबाज शरीफ ने कल लंदन में हुकूमत को जिस तरह आड़े हाथों लिया और वजीर आज़म की शान में कसीदे पड़े, उसके जवाब में हुकूमती नुमाइंदे कवालियां सुनाने पर आ गए। सवाल ये है कि जो इल्जाम आज शहजाद अकबर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए, वो इल्जाम वो बड़ी देर से लगा रहे हैं, लेकिन शहजाद अकबर इन इल्जाम को लेकर अदालतों में क्यों नहीं गए? इल्जाम अगर इतने संगीन है तो उन्हें अदालत में पेश करके शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं कायम किए गए? उनका नाम ECL में क्यों नहीं डाला गया? उन्हें बाहर क्यों जाने दिया गया? या फिर ये सब इसलिए है कि शहबाज शरीफ आखिर बोले क्यों? कल तक तो ये दावे भी किए जा रहे थे कि शरीफ खानदान एक डील के तहत बाहर गया हुआ है और पूरा खानदान इसी वजह से खामोश है, कोई बोल नहीं रहा। तो शहबाज शरीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तासर को रद्द कर दिया और वो अचानक बोल पड़े। तो शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें कोई शक नहीं कि काफी जारहाना थी, जिसके जवाब में हुकूमत भी आज जारहाना मूड में नजर आती है। शहजाद अकबर हुकूमत की जानिब से सवालनामा लेकर मैदान में उतरे। ऐन उस वक्त जब हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठकर बहुत से मामला हल करने हैं, तो लगता यूं है कि दोनों तरफ आग बराबर तौर पे भड़क उठी है। इन फैसलों में इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का फैसला भी शामिल है और आर्मी एक्ट में तरमीम का मामला भी। पहले हुकूमत ने इस मामले में एग्रेशन दिखाया और अपोजिशन पर चढ़ दौड़ी। अब जवाब में अपोजिशन भी आस्तीनें चढ़ाती नजर आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तकर्री के लिए 10 रोज की मोहलत दी है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मालूम है कि दोनों के ताउन के बगैर ये बैल मुंडे नहीं चढ़ सकती। लगता यूं है हुकूमत को खदशा था कि अपोजिशन अपना भाव बढ़ाने की कोशिश करेगी और ये इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि अपोजिशन इस वक्त अपना भाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हुकूमत ने हिफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पर पहल कर दी और अपोजिशन ने भी अब अपना दबाव बढ़ा दिया। शहबाज शरीफ ने एक और बड़ा अहम काम किया। लंदन में बैठकर इन हाउस तब्दीली पर भी बात की, जिसने हुक्मरान जमात को लगता है कि बुरी तरह सीख पा कर दिया है। और जब से शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हुकूमती तोपों का रुख मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ की तरफ हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी दोनों इस लड़ाई में हाथ से पीछे जाते दिखाई दे गए। कल से इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो रहा है, जिससे बकौल हुकूमत आईनी खला पैदा हो जाएगा और लगता यूं है कि एक बार फिर सियासी माहौल कशीदगी की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहकर मुज़ाकरात के इम्कान को मादूम कर दिया था, इसी तरह शहबाज शरीफ ने खान साहब के हवाले से सख्त जुमलों और सख्त जुबान का इस्तेमाल करके इस इम्कान को और कम कर दिया है कि मुस्तकबिल करीब में हुकूमत और अपोजिशन किसी भी मसले पर मुश्तरका लाहेअमल इख्तियार कर सकते हैं। प्रोग्राम में और भी हम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हाईलाइट। बिल्कुल पार्लियामेंट फंक्शन क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं कर रहे? सवाल तो ये है, पार्लियामेंट फंक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों जा रहे हैं लोग? मैं आपको कहती हूँ कि आप यहाँ लगाएं, सारा पहला घंटा लगाएं हर पार्लियामेंट का, खड़े होके जी हमारा लीडर प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों नहीं दिया, हम वॉकआउट। देखिए, अपोजिशन जो है वो इस पर कंफ्यूज नजर आती है। अपोजिशन की कुछ पार्टियां जो हैं वो अभी तक कह रही हैं जी कि हर सूरत में नया इलेक्शन होना चाहिए। जब हम उनसे पूछा जाता है कि नया इलेक्शन कैसे होगा, तो उनके पास कोई तरीकाकार नहीं है। लिहाजा अब जो ये तहरीक अदम एतमाद की बातें शुरू हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें इनसे पूछे वो हसन नवाज से जो उसने 42.5 मिलियन पाउंड का बेचा हुआ है, 40 का बताए ना, 42.5 मिलियन पाउंड। देखिए हमारी उसका क्या हिसाब है वो भी हमें बताएं। 2016 में वाले तफसील से आपको वो तमाम हकायक पेश करने हसन से वाले कब हैं। वसूली होगी 42.5 मिलियन पाउंड? वो सबसे होगी। इधर वाली लीडरशिप मुतालबा कर रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बरह रास्त बात करें, और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं ऐसी बात, वो इसलिए कि हमने जलील करना है, हम कहेंगे प्रेशर डालेंगे, इमरान खान साहब कहेंगे चलें जी आ जाएं, और जब हम
पहली बात हम जाएंगे नहीं, एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनकी दावत को ठुकरा देंगे। और एक फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि दिसंबर में खुशखबरी होगी। दिसंबर में साल भी बताएं, वो 3 साल बाद का दिसंबर कह रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ प्लानिंग के तहत, मनसूबाबंदी के तहत मेरी ख्वाहिश के बैंकिंग ट्रेल है, ये कंपनीज का इतना बड़ा कारोबार चल रहा था, गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस चल रही थी और शहबाज शरीफ साहब आज भी दावा कर रहे हैं कि जी एक ढेले की करप्शन साबित कर दें मेरी या अगर मेरे बच्चों ने किया हो, तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे है उनको? बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। देखिए अर्शद साहब, ऐसे ही पैनामा के अंदर आपने ये सब शवायद दिखाए थे कौम को, और ये हैं प्रोफेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स। इंतहाई गलत मंतक है। देखिए, किसी शख्स पर आप कोई इल्जाम लगा लें, वो इल्जाम है। कोई एएनएफ का मुकदमा हो, कोई नैब का मुकदमा हो, फिर तो आप ऐसा करें, अदालत खत्म कर देना। एएनएफ अगर किसी पर मुकदमा कायम करती है तो बस सजा मिल जाए उसको, कि मुकदमा हो गया, खत्म, बस खत्म। इंसदादे मनशियात की कोई अदालतें नहीं होनी चाहिए। सही है। आ जाएगी। नैब ने कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी नवंबर 2018 में एसेट्स के केस में, और फिर वो कन्वर्ट हो जाती हैं मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि उस प्रोब के दौरान, उस इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश के दौरान ये पता चलता है कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कल एक मरतबा फिर झूठ और सच को। और सबसे पहले बात कर रहे हैं अहमद मीर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। वॉच दिस। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, ये अचानक लाइन की तब्दीली, पहले कहते थे नए इलेक्शन ही हल है। हमने अगर कभी पूछा भी नून लीग से कि क्या आप इन हाउस का सोच रहे हैं, जो अपोजिशन इतने इजलास करती है, उन्होंने कहा नहीं, इन हाउस तब्दीली हल नहीं है, नए इलेक्शन हल है। अब शहबाज शरीफ इन हाउस तब्दीली का इशारा दे रहे हैं। साथ ही शहबाज शरीफ के खिलाफ नए नए केसेस भी खुल रहे हैं, उनके असासे भी मुंजमद हो रहे हैं। फवाद चौधरी नए केसेस खुलने का इशारा दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? देखिए, अपोजिशन जो है वो इस पर कंफ्यूज नजर आती है। अपोजिशन की कुछ पार्टियां जो हैं वो अभी तक कह रही हैं जी कि हर सूरत में नया इलेक्शन होना चाहिए। जब हम उनसे पूछा जाता है कि नया इलेक्शन कैसे होगा, तो उनके पास कोई तरीकाकार नहीं है। लिहाजा अब जो ये तहरीक अदम एतमाद की बातें शुरू हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें अपोजिशन का कोई काम कम नजर आता है। इसमें जो हुकूमत और उसके जो इत्तेहादी हैं, उनके दरमियान जो इस वक्त बेचैनी है, उसकी वजह से ये बात ज्यादा चल निकली है। क्योंकि जो हुकूमत के कुछ इत्तेहादी जमातें हैं, उनके अंदर जो कुछ अहम लोग हैं, वो हुकूमत से हमें खुश नजर नहीं आते। तो अपोजिशन इसको सिर्फ एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है। अब देखें ना कि अगर इस वक्त पाकिस्तान की आप सूरत हाल को देखें, कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को वक्त दिया हुआ है कि आपने 6 महीने में यह सारा काम तय करना है, और हुकूमत कह रही है कि हम इससे पहले कर देंगे। तो इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही हैं। हुकूमत की जो अपनी सफ़े हैं उसमें बड़ी बेचैनी पाई जाती है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको इस्लामाबाद में होना चाहिए, लेकिन वो इस वक्त लंदन में बैठे हैं। तो ठीक है, उनके भाई नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बीमार हैं, लेकिन अब उनकी पूरी फैमिली उनके साथ है। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो बजाय कि खुद पाकिस्तान वापस आए और यहाँ पर वो अपने लोगों के साथ बातचीत करें, और जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही हैं, उस सिलसिले में बराह रास्त अपने साथियों के साथ, बाकी जमातों के साथ वो राब्ते करें। वो अपनी पार्टी के लोगों को वो लंदन बुला रहे हैं। तो जब ये यहाँ से उठ के लंदन चले जाएंगे तो आप खुद सोचें ना, फिर यहाँ पे मामला कैसे होगा। तो या मुझे लगता यह है कि बिल्कुल इस वक्त हुकूमत की अपनी पार्टी और उसके इत्तेहादियों की जो सफ़े हैं उसमें काफ़ी बेचैनी है और बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही हैं। लेकिन कुछ मामलात पे मुझे अपोजिशन जो है वो इकट्ठी नजर नहीं आती। खास तौर पे जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, वो बहुत कंफ्यूज नजर आ रही है, उसकी कोई पॉलिसी नजर नहीं आती। और अब अगर ये सारे मामलात जो है लंदन में बैठकर तय करेंगे तो मेरा ख्याल है इसका फायदा होगा इमरान खान साहब को। लगता यूं है कि खान साहब को घर भेजने के मामले पर अपोजिशन तकसीम हो चुकी है। अपोजिशन की इस तकसीम में खान साहब का भी फायदा है। आधी अपोजिशन नए इलेक्शन की हामी है और ये वो लोग हैं जो ईवानों से बाहर हैं। आधी अपोजिशन सिर्फ खान साहब को वज़ारत उज़्मा के मनसब से हटाना चाहती है। अब ये वो अपोजिशन है जो ईवानों में तो मौजूद है लेकिन नए इलेक्शन के झंझट में नहीं पड़ना चाहती।
इन हाउस तब्दीली चाहती है ताकि खान साहब के एग्रेशन से उनकी जान छूट जाए। खान साहब की हुकूमत एक साल में जितना कर्ज ले चुकी है उसने अपोजिशन के इस हिस्से को खौफजदा कर दिया है कि अगर नए इंतखाबात हो गए तो फिर जो भी इख्तिदार में आएगा उसके साथ भी वही कुछ होगा जो मौजूदा हुकूमत के साथ हो रहा है। वो भी पुराने कर्ज उतारने के लिए नए कर्ज लेगी, महंगाई में मजीद इजाफा होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सोच भी पाई जाती है कि नए इंतखाबात की बजाय सिर्फ इन हाउस तब्दीली पर जोर लगाया जाए, खान साहब को तब्दील किया जाए, खान साहब को घर भेज दिया जाए, उनकी जगह कोई नया वजीर आजम लाया जाए जिसका ताल्लुक हाँ किसी भी जमात से क्यों ना हो, हाँ तहरीक इंसाफ से क्यों ना हो, तो घंटी उसके गले में बांध दी जाए। तो अपोजिशन की आधी जमातें इसीलिए नए इंतखाबात के मुतालबे पर जोर नहीं डाल रही और सिर्फ इन हाउस तब्दीली चाहती हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ये समझते हैं कि नए इंतखाबात होने चाहिए। अब यह भी हकीकत है कि अपोजिशन के दोनों धड़े इस बात पर मुत्तफिक हैं, या वो ये समझते हैं या उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये तब्दीली का वक्त है, क्योंकि खान साहब को लाने वाले वाकई उन्हें तब्दील करने पर तैयार हैं। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय। मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। बात करते हैं माशी खुशहाली के दावे और एक तस्वीर का दूसरा रुख भी है, और वो रुख ये कि आलमी मालियाती इदारे इस बात पर तो खुश है कि हुकूमत उनके दिए गए तमाम अहदाफ को पूरा कर रही है, टैक्स पर टैक्स लगा रही है, आवाम को किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दे रही, मालियाती इदारों की फरमाइश पर बिजली और गैस की कीमतें जब चाहे बढ़ा दी जाती हैं। जब आलमी मालियाती इदारों की तरफ से अहदाफ मिलते हैं उन पर बिना चूचरा अमल कर दिया जाता है। तो माशी माहिरीन इस बात पर हैरान है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे पाकिस्तान में मईशत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन गुर्बत और बेरोजगारी के अदाद शुमार पर खामोश क्यों है। IMF ने अपने कर्ज प्रोग्राम में मैक्रो इकोनॉमिक अदाद शुमार पर खामोशी क्यों अख्तियार कर रखी है। हकीकत यह है कि मुल्क में गुर्बत 40% से जायद तजावज कर चुकी है और तकरीबन 12 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार और रोजगार से महरूम हो चुके हैं। हालांकि इससे ज्यादा भी कहे जाते हैं, लेकिन ये वो फिगर है जो मौजूद है। पूरे मुल्क को महंगाई ने लपेट में ले रखा है। कीमतों में इजाफे का तसलसल रोजाना की बुनियाद पर जारी है। महंगाई के मारे अवाम की चीखें हुक्मरानों को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही। हुकूमत ना महंगाई पर काबू पा रही है और ना ही महंगाई पर काबू पाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, यह जरूर कहा जा रहा है कि जी महंगाई है, हमें पता है, और महंगाई का जिम्मेदार भी साबका हुकूमतों को ठहरा दिया जाता है। अब जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं, जो जमीनी हकायक है, उनके मुताबिक सिर्फ एक साल में खाने पीने की अशिया तकरीबन 19.4% महंगी हुई है, जबकि महंगाई की शरह मौजूदा महीने में 12.67%, यानी राउंड फिगर करें तो 13% तक पहुंच गई है। आलमी मंडी में पिछले 3 माह के दौरान तेल की कीमतों में तकरीबन $9 तक कमी हुई है, लेकिन अवाम को जरा सा भी रिलीफ नहीं दिया गया, और अगर दिया गया तो वो आटे में नमक बराबर। जब से आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ है उस वक्त से, यानी पिछले 3 माह के दौरान पाकिस्तान में तेल की कीमतों में ₹1 फी लीटर इजाफा हुआ। पिछले दिनों सिर्फ 25 पैसे फी लीटर कमी की गई, जिसका मतलब यह है कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें थी उनमें $9 कमी हुई और अवाम पर हमने 75% पैसे का इजाफी बोझ डाल दिया। यानी 75 पैसे हमने तेल महंगा बेचा, सस्ता नहीं किया। आलमी मंडी में $9 सस्ता हुआ। सितंबर में आलमी मंडी में तेल की कीमत तकरीबन $69 फी बैरल थी, जो इस वक्त तकरीबन $59-60 फी बैरल तक आ चुकी है। तो 3 महीने में $9 कम हुआ। इसके अलावा भी अक्टूबर में नवंबर के मुकाबले में महंगाई ज्यादा हुई। महंगाई की शरह में तकरीबन 1.5% इजाफा हुआ है। वफाकी इदारा शुमारियात की भी एक रिपोर्ट आई, वो भी महंगाई के हवाले से आंखें खोल देने के लिए काफी है, जिसके मुताबिक आटा तकरीबन 17.41%, गोश्त 10.50%, मछली, दूध, तेल और घी कीमतों में 8% से लेकर 16% तक इजाफा हुआ है। एक साल में प्याज की कीमतें 159% बढ़ी हैं।
खाली टमाटर एक वाहद आइटम है जो 376% महंगा हुआ, और बिजली और गैस की बात तो छोड़ें, उनके बिलों में माहाना की बुनियाद पर इजाफा जारी है। पिछले 3 माह के दौरान बिजली 3 से 4 रुपए फी यूनिट बढ़ चुकी है। तो यह तस्वीर का दूसरा रुख है कि जहां मुआशत की बहाली के दावे कर रहे हैं और मुआशी इंडिकेटर्स के हवाले से हमें भी नजर आ रहा है कि बेहतर हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, अब जो डेफिसिट है वो कम हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, बजट डेफिसिट के हवाले से भी इतलात है कि कम हो रहा है, लेकिन इसके असरात अवाम पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। यहां मामला दूसरा है, यहां महंगाई पहले से बढ़ती जा रही है और महंगाई कम करने के भी कोई इकदाम नहीं। अगर तेल ही सस्ता कर दिया जाता, $9 अगर आलमी मार्केट में कम हुआ है और पाकिस्तान में अवाम को उस हिसाब से रिलीफ दिया जाता, तो ये जो अशियाए खुर्दोनोश कीमतें हैं, खासकर सब्जियों की कीमतें जो तकरीबन 38% बढ़ी हैं, यानी पिछले 3 माह में सब्जियां ही कोई 38% बढ़ चुकी हैं। तो पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत जब भी बढ़ती है तो प्राइस हाई होती है। तो जब पेट्रोल 70 से 114-15 पे चला गया है, तो अब उसे वापस अगर आप 100 पे लेके आते, 90 पे लेके आते, तो ये जो इतना लंबा चौड़ा काम हुआ है महंगाई वाला, तो ये कम से कम महंगाई कम होती और लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिल जाता। आगे बढ़ते हैं और अब उस मौजू पे बात करते हैं जिस पर बहुत लेदे हो रही है, और वो मामला है बरतानिया से पाकिस्तान को कुछ अरबों डॉलर मिल रहे हैं, बल्कि करोड़ों डॉलर कह शायद अरबों ज्यादा हो गए, लेकिन ये कहा गया था कि लूटी हुई दौलत बरतानिया से वापस आ रही है। ये केस बड़ा मशहूर है, बैरिया टाउन के मालिक है ममलक रियाज, उनके हवाले से कि उनकी कुछ रकम बरतानिया में जो स्टक हो गई थी किसी हवाले से, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वो रकम पाकिस्तान को वापस की जा रही है। क्या ये लूटी हुई रकम है या इसका मामला क्या है? फरदौस आशिक वारिस पे बात कर रही हैं, वॉच दिस। इनसे पूछे वो हसन नवाज से जो उसने 42.5 मिलियन पाउंड का बेचा हुआ है, 40 का बताए ना, 42.5 मिलियन पाउंड। देखिए हमारी उसका क्या हिसाब है वो भी हमें बताएं। 2016 यूनिट वाले तफसील से आपको वो तमाम हकायक पेश करने हसन से वाले कब हैं। वसूली होगी 42.5 मिलियन पाउंड? वो सबसे होगी, बारी बारी होगी, फिक्र ना करें। आप ये बताइए, अब मैं जरा नहीं, मुझे तो ये हसन वाला तो पूछ लेना, हसन नवाज आप पूछ ले, फिर मैं जरा आप इसरार करें, शायद दोनों के इसरार पे जवाब आ जाए। देखिए मुझे ये जहां जाए, जहां मर्जी छुप जाए, जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल करे, अल्टीमेटली वो पैसे कौम के जो है, इमरान खान ने जो ये मैडम वादा किया हुआ है उस पे अमल होना है, और इमरान खान ने इस कौम के सामने सुरखरू होना है। के अंदर कहा है खामोश, मैडम ने कहा किसी और ने कहा है, किसी और ने गलत पूछे इनसे, गलत किसी ने कहा है काबीना में? नहीं, किसी ने नहीं कहा, बोला नहीं, किसी ने नहीं कहा, बिल्कुल किसी ने नहीं कहा, बता दें बिल्कुल। अगर सबसे पहले तो मुझे खामोश होना चाहिए था, मैंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं स्पोक्स पर्सन हूं। आप अपना कल से वो सेलिब्रेशंस क्यों नहीं है? क्योंकि आपने करोड़ों अरबों पाउंड जो लेकर सेलिब्रेशन है यहाँ पे इसलिए कि आपने एक नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया। आपने तो नहीं किया आउट ऑफ द कोर्ट। आउट ऑफ कोर्ट आप कैसे कर सकती हैं आप तो कर ही नहीं सकते। यानी पकड़ा उन्होंने, ये है असल मुकदमा। ये तो अगला नैब का चेयरमैन आदि का बीना उठाएगा इसके ऊपर, ये मैं आपको आज कैमरे पे कह रहा हूं। आदि का बीना उठाई जाएगी सेटलमेंट। आप कैसे कर सकते? आपने कैसे की सेटलमेंट? यानी पकड़ा गया नाजायज पैसा इंग्लिस्तान में, इंग्लिस्तान की सरकार ने, इसके मतलब ख्याल ये था कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इंग्लिस्तान ने पकड़ लिया कुछ पैसा और कहा कि ये नाजायज है, पकड़ लिया। जो कि स्टेट उन्होंने कैसे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया? पाकिस्तान के गवर्नमेंट में आ गया कैसे? स्टेट ऑफ, इसलिए कि हमें सरकार ने पकड़ा इंग्लिस्तान की, पाकिस्तान को कैसे दिया? इसलिए दिया कि मलिक रियाज साहब ने कोई क्राइम किया हुआ? आपके पहले तो ये बताइए सेटलमेंट कैसे हुई? सेटलमेंट तमाम वो वेज मीन्स प्रोसेस मैकेनिज्म आपसे एसेट रिकवरी यूनिट डिटेल से आपको पेश कर देगा, और आपका दिल ठंडा कर देगा। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे दिल तो इनकी खामोशी से ठंडे हुए हैं, बिल्कुल गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का बरतानिया से लूटी हुई दौलत मिलने का एक और दावा पूरी तरह बैकफायर हो गया। हुक्मरान जमात और उसके हमायती मीडिया ने कोशिश की कि किसी तरह इस मामले को शरीफ फैमिली पर डाल दिया जाए कि ये रकम दरअसल शरीफ फैमिली वापस कर रही है, जिसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ एक डील के तहत बाहर गए
और इस डील का पैसा मलिक रियाज के 700 के एवज मिलने वाली रकम की सूरत में वापस आ रहा है। इसीलिए दावा किया गया कि हसन नवाज का एक फ्लैट बरतानिया ने रख लिया है और उसके बदले पैसा वापस मिल रहा है। तो ये पूरा ड्रामा चंद घंटों बाद ही फ्लॉप हो गया। खुद हुकूमत भी इस पर खामोश हो गई और ये तासुर दिया गया कि चूंकि मलिक रियाज बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, मीडिया उन पर बात नहीं करता है, जबकि हकीकत यह कि खुद हुकूमत उनके हवाले से कोई बात नहीं कर रही। मलिक रियाज के हवाले से तासुर मौजूद है कि वो बड़े बिजनेसमैन हैं और तमाम हुकूमतों के हमेशा करीब रहते हैं, खान साहब के भी खासे करीब हैं, और हुकूमत ने उनका वो पैसा जो लंदन में स्टक हो गया था वो लंदन से वापस लाने में सहूलतकारी की है। सवाल ये कि अगर मलिक रियाज मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा लंदन लेके गए और वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुई और ये लंदन की क्राइम एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन की, तो फिर उन्हें पाकिस्तान में जब ये साबित हो गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लंदन गया है, तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उन पर मुकदमा क्यों नहीं बनाया जा रहा। इसके बरक्स उनका पैसा आराम से पाकिस्तान वापस लाया जा रहा है और ये कैजुअल सेटलमेंट हो गई। हकीकत यह है कि मलिक रियाज साहब को सुप्रीम कोर्ट में कुछ 350 अरब जमा कराने हैं और इस मद में जमा कराने हैं कि उन्होंने जो कराची में एक अपना प्रोजेक्ट बनाया उसकी जमीन उन्होंने मार्केट रेट से सस्ती खरीदी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसी वजह से कुछ 350 अरब जमा कराने का हुक्म दे रखा है। तो असल में तो मलिक रियाज साहब के लिए यह सहूलतकारी की गई है और इसकी आड़ में कौम को एक और गोली दी गई कि खान साहब ने लूटी हुई रकम वापस लाने का जो दावा किया था वो रकम वापस आ गई। अगर इसमें कोई हकीकत होती तो आज हुकूमत लुडियां डाल रही होती, ना कि इस पर खामोशी इख्तियार करने का पैगाम दिया जाता। आज भी जो शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी इस पर कोई बात नहीं की गई। अगर कुछ ऐसा होता कि हुकूमत ने बैरून मुल्क जो रकम लूट कर ले जाई गई, वैसे तो ये इल्जाम शरीफ फैमिली पे था, लेकिन चले कोई और ले गया तो वापस लेके आ रहे हैं, तो उसका क्रेडिट जरूर लिया जाता। लेकिन मामला बिल्कुल उससे उलट है जिसके दावे किए गए। और आगे बढ़ते हैं और एक और अहम मामले में बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर फैसल वाडा गुफ्तगू कर रहे हैं अरशद शरीफ के साथ। अरशद शरीफ एक और अहम मामले को सामने लेकर आए हैं। वो लेकर आते हैं अक्सर मामले, खासकर उस वक्त ये मामले सामने आते हैं जब कोई बोलता है। तो कौन बोला और किसका मामला सामने आया, वॉच प्लीज। इधर वाली लीडरशिप मुतालबा कर रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बरह रास्त बात करें, और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं ऐसी बात, वो इसलिए कि हमने जलील करना है, हम कहेंगे प्रेशर डालेंगे, इमरान खान साहब कहेंगे चलें जी आ जाएं, और जब हम पहली बात हम जाएंगे नहीं, एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनकी दावत को ठुकरा देंगे और गालियां देंगे, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने आज लंदन में दी हैं। आपने वो सुना ही होगा, झूठ बात जो, जी हाँ बहुत कुछ कहा, यानी खुद भागे हुए हैं। हाँ जी। अब मुशाहिदुल्लाह खान को सुनिए जी, वो भी यही बात कह रहे हैं, जरा से जी। वज़ीर आज़म साहब अपोजिशन लीडर से हाथ में लाना गवारा नहीं करते तो फिर कामों पे तो असर पड़ता है। इसमें आपको मतलब के गिव एंड टेक तो करना पड़ता है ना। कि ये काम जो है ये इंतहाई सेंसिटिव है, इस पे जितनी संजीदगी हुकूमत को दिखानी चाहिए थी वो इन्होंने नहीं दिखाई। अब जरा जी शहबाज शरीफ साहब को ये इन्होंने कहा ना कि वजीर आजम तो लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। आज माजरत के साथ जो शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर के बारे में जिन पे ये कह रहे हैं कि वो सिलेक्टेड भी है, वो जो माफ करना गालियां दी हैं, जरा सुनाइएगा जी। गवर्नमेंट के साथ इस शख्स के साथ तो कोई बात नहीं हो सकती जो अभी भी दिन रात अपोजिशन को दुश्मनाम तराजी करते हैं और गालियां देते हैं। आई थिंक ये नहीं कर रही। न्याजी नैब गठजोड़ एक मरतबा फिर नाकाम हो, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इमरान खान न्याजी का एक वतीरा है, तो मैं उनके हवारियों की बात नहीं करता, इमरान खान न्याजी की बात करता हूँ कि वो यू टर्न के मास्टर हैं। 71-72 साल तारीख में इससे ज्यादा झूठा वज़ीर आज़म नहीं देखा। इगोस्टिक, एक एहसान फरामोश, एक गुस्से से भरा हुआ और अपनी जात। आपने सुन लिया चाचा, अब एक तरफ ये गालियां दे रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमारे साथ बात करें।
देखिए, हुक्मरान जमात ये मान रही है कि करप्शन के इल्जामात को अदालतों में साबित करने में हुकूमत नाकाम रही है। जब लोग ये कहते हैं कि हुकूमत नाअहल है तो बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं कि नाअहल और नालायक क्यों कहा जा रहा है, लेकिन खुद एक वफाकी वजीर ये मान रहे हैं कि इस मामले में हुकूमत की नाअहली है। और इसी बात पर कौम हैरान और परेशान है कि मीडिया पर तो दस्तावेजात दिखाकर मुखालिफिन का जी भर कर मीडिया ट्रायल करते हैं और आपको लगता है जो कागज दिखाया जा रहा है वो बड़ा सच्चा है, बिल्कुल ठीक है, फिगर्स बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अदालतों में आपसे कुछ साबित नहीं होता। प्रोसिक्यूशन हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब या तो जिन लोगों से मीडिया ट्रायल करवाया जाता है उन्हीं को कहे कि अदालतों में जुर्म साबित करें, तो असल मसला यही है कि जिसकी वजह से मीडिया भी ये कहने पर मजबूर है कि हुकूमत अपने सियासी मुखालिफिन पर करप्शन के इल्जाम तो लगाती है लेकिन उससे साबित नहीं कर पाती। तो अल्लाह जाने जो दस्तावेजात सिर्फ मीडिया की जीनत बनती हैं, मनी ट्रेल के किस्से जो सिर्फ टीवी स्क्रीनों पर दिखाए जाते हैं, अदालतों के सामने ठुस क्यों हो जाते हैं? या तो फिर दस्तावेजात दुरुस्त नहीं है, जाली है, फेक है, इल्जामात झूठे हैं, या फिर ये नाअहली की आखिरी हद है कि सबूत शवाहिद होते हुए भी आप उसे प्रूफ नहीं कर पाते। तो जो हुकूमत खुद अपनी नाअहली का इतराफ करे उसे लोग नाअहल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे दोस्त, उनके पास आज क्या खबर है देखते हैं। इधर वाली लीडरशिप मुतालबा कर रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बरह रास्त बात करें और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं ऐसी बात, वो इसलिए कि हमने जलील करना है, हम कहेंगे प्रेशर डालेंगे, इमरान खान साहब कहेंगे चलें जी आ जाएं, और जब हम पहली बात हम जाएंगे नहीं, एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनकी दावत को ठुकरा देंगे और गालियां देंगे जैसे शहबाज शरीफ साहब ने आज लंदन में दी हैं। आपने वो सुना ही होगा, झूठ पाठ जो, जी हाँ, बहुत कुछ कहा, यानी खुद भागे हुए हैं। हाँ जी। अब मुशाहिदुल्लाह खान को सुनिए जी, वो भी यही बात कह रहे हैं, जरा से जी। वजीर आजम साहब अपोजिशन लीडर से हाथ में लाना गवारा नहीं करते तो फिर कामों पे तो असर पड़ता है। इसमें आपको मतलब के गिव एंड टेक तो करना पड़ता है ना, कि ये काम जो है ये इंतहाई सेंसिटिव है, इस पे जितनी संजीदगी हुकूमत को दिखानी चाहिए थी वो इन्होंने नहीं दिखाई। अब जरा जी शहबाज शरीफ साहब को ये इन्होंने कहा ना कि वजीर आजम तो लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। आज माजरत के साथ जो शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर के बारे में जिन पे ये कह रहे हैं कि वो सिलेक्टेड भी है, वो जो माफ करना गालियां दी हैं, जरा सुनाइएगा जी। गवर्नमेंट के साथ इस शख्स के साथ तो कोई बात नहीं हो सकती जो अभी भी दिन रात ऑपोजिशन को दुश्मन तराजी करते हैं और गालियां देते हैं। आई थिंक ये नहीं कर रही। न्याजी नैब गठजोड़ एक मरतबा फिर नाकाम हो। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इमरान खान न्याजी का एक वतीरा है, तो मैं उनके हवारियों की मैं बात नहीं करता, इमरान खान न्याजी की बात करता हूँ कि वो यू टर्न के मास्टर हैं। 71-72 साल तारीख में इससे ज्यादा झूठा वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखा। इगोस्टिक, एक एहसान फरामोश, एक गुस्से से भरा हुआ और अपनी जात। आपने सुन लिया चर्चा। अब एक तरफ ये गालियां दे रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमारे साथ बात करें। लगता है कि अपोजिशन ने भी ये ठान ली है, ये फैसला कर लिया है कि अगर खान साहब उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहते तो उन्हें भी खान साहब से हाथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ ने कल जो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो खासी जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वज़ीर आज़म के हवाले से वो खासे एग्रेसिव नजर आए और जो काम एक अरसे से खान साहब खुद करते आए, जिनका खान साहब पर इल्जाम रहा है कि उन्होंने अपोजिशन पर चढ़ाई कर रखी है, उसका आउटकम ये निकला है कि आज शहबाज शरीफ भी उसी किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जिस जुबान के इस्तेमाल का इल्जाम वो खुद खान साहब पर लगाते रहे। ना इस हवाले से खान साहब की तारीफ और तौसीह की जा सकती है, ना शहबाज शरीफ की मदद सराही की जा सकती है। शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कीम में
सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन बेल आउट किया, कोई अच्छे रिमार्क्स उनके हवाले से दिए जो उनके लिए एक पॉजिटिव बात थी। इस पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ में आती थी, लेकिन उनका एग्रेशन मेरा ख्याल है कि जरूरत से जायद है, जिसकी तारीफ नहीं की जा सकती। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन जातियात पर हमला किसी भी तरह सियासत नहीं है। और खासकर जो सांस आपने लिया हुआ अपने मुखालफिन के हवाले से कि वो आप पे अटैक करते हैं, अगर आप भी करेंगे तो इससे आप कौम को कोई अच्छा पैगाम नहीं देंगे। इसी से आपके मुखालफिन को यह कहने का मौका भी मिल गया है कि अपोजिशन गालियां दे रही है। हुकूमत और अपोजिशन की महाजराई में पार्लियामेंट सफर कर रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसी पे बात कर रही हैं अदलीब अब्बासी। बिल्कुल पार्लियामेंट फंक्शनल क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं कर रहे? सवाल तो ये है, पार्लियामेंट फंक्शनल सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों जा रहे हैं लोग? मैं आपको कहती हूँ कि आप यहाँ लगाएं, सारा पहला घंटा लगाएं हर पार्लियामेंट का, खड़े होके जी हमारा लीडर प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों नहीं दिया, हम वॉकआउट। अच्छा जी मुझे जेल क्यों भेजा, वॉकआउट। फलाने को क्यों चोर कहा, वॉकआउट। हाँ हमारे लीडर को वापस लाओ वरना हम यहाँ प्लेकार्ड्स लेके। सिर्फ इस पार्लियामेंट को इन्होंने एक काम के लिए इस्तेमाल किया, पब्लिक इश्यूज के लिए नहीं। इन्होंने इस्तेमाल किया है कि प्रोडक्शन ऑर्डर आए, पहले शहबाज शरीफ के, फिर जरदारी के, फिर ख्वाजा साद रफीक के, सारी पार्लियामेंट को इन्होंने डिसफंक्शनल किया। उसके बाद का कानून ही बदल दे, आप ये किसी के नहीं जारी होंगे। आपने कानून क्यों रखा हुआ, तो बदल दे आप थोड़ा सा, और अगर है तो फिर उसको जारी करें। आप सुन लें और आप ये एडमिट करें कि आपने फिर सारे प्रोग्राम क्यों किए अभी के जितने ऑर्डिनेंसेस इन्होंने पास किए, क्योंकि पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं हो जब होती और आपने कहना है अगर नहीं है तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत क्या है, मतलब क्या जस्टिफिकेशन है? आप बी क्लास उनको फैसिलिटीज देनी है, हमने लॉ चेंज करना है जनाब, पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। अगर आपने प्रोडक्शन ऑर्डर्स को कर्टेल करना है, लॉ चेंज करना है, इन्होंने पार्लियामेंट को चलने नहीं देना। अगर आपने कहना है, इतनी छोटी सी बात, मेरा ख्याल चौथा सेशन था जब जनाब ये खड़े हो गए, कहते जी जो वीआईपी फैसिलिटीज हैं पार्लियामेंटेरियंस को एयरपोर्टों पे, वो क्यों बंद कर रहे हैं, ये इसके लिए खड़े हो गए। कैन यू इमेजिन? और उस वक्त डॉक्टर नफीसा शाह भी थी, सारी थी, और सारा मैंने खड़े होके कहा, तो कहा कि जनाब फलानी चीज को आप अच्छा इसका मतलब फॉल्ट इन्हीं का है? नहीं, नॉट ओनली दैट, दे आर, देखिए ना हमारी 2/3 मेजॉरिटी। अच्छा वैसे ये क्या करेंगे, हमारी 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं है, क्या करना चाहिए? हमारे पास ऑल्टरनेटिव एक ही है कि हम ऑर्डिनेंस पास करें। अगर ऑर्डिनेंस पास करते हैं, आप कहते हैं कि आप कह रहे हैं, फिर गवर्नमेंट कह रही है वापस कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमसे ये वादा हुआ था कि ये अपने प्रोडक्शन ऑर्डर, अपने लीडरों की हिफाजत और अपनी उनकी चोरियां छुपाने के लिए पार्लियामेंट को। देखिए हकीकत ये है, आप इसे चाहे माने या ना माने, पार्लियामेंट का माहौल खुद हुकूमत ने खराब किया। शायद हुकूमत को यह डर था कि अपोजिशन बड़ी ताकतवर है, तगड़ी है, तजर्बाकार है, वो हुकूमत को चलने नहीं देगी, तो उन्होंने इसका हल ये निकाला कि अपना रवैया एग्रेशन कर लिया, अटैक। उसके बाद अपोजिशन को मुश्किलात में डाल दिया, लीडरशिप समेत सीनियर लोगों के खिलाफ मुकदमात कायम हुए। मुकदमा नैब ने बनाए, लेकिन तासुर ये कि इसके पीछे भी हुकूमत खड़ी थी और बहुत से लोगों को अंदर कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। उसके बाद अपोजिशन के पास और क्या ऑप्शन रह गया था? यानी जब आप किसी को दीवार से लगा देंगे और इतना लगा देंगे कि वो सांस नहीं ले सकेगा, तो उसके पास चीखो पुकार के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। तो पार्लियामेंट पर उसका बराह रास्त असर तो पड़ेगा। जब हुकूमत को अच्छी तरह यह बात मालूम है कि उनके पास कानून साजी के लिए अक्सरियत नहीं है, सादा अक्सरियत है, तो फिर यह उनकी मजबूरी है कि उन्हें अपोजिशन को साथ रखना चाहिए। इस पर हुकूमत बिल्कुल राजी नहीं है, तो जितना कसूर अपोजिशन का है उससे ज्यादा कसूर हुकूमत का है। मैं ये नहीं कहता कि अपोजिशन बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन इन दोनों में हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा है। पार्लियामेंट को चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपोजिशन को साथ लेकर चलना यह भी हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी होती है। यह जमहूरी रवायात का हिस्सा है। हुकूमत अपोजिशन पर जिम्मेदारी डाल देती है और अपोजिशन हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल देती है। तो अपोजिशन का मसला यह है कि वो अगर अपने लीडरान या अरकान असेंबली की बात पार्लियामेंट में नहीं करेगी, तो क्या फिर गलियों, सड़कों और मोहल्लों में करेगी? आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।